क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, अधातुएं और उनके यौगिक। हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें, जो सभी इम्पॉर्टेंट है। आप अंत तक देखिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होने वाला है हर एक एग्ज़ाम में। आज का हमारा पहला सवाल है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, हेनरी कैवेंडिश द्वारा। ठीक है, यहाँ आपको प्रिस्टले दिख रहा होगा। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए बायल यहाँ दिख रहा होगा। बेसिकली जो एलिमेंट है, एलिमेंट यानी तत्व का जो नामकरण है, मतलब ये जो तत्व नाम है बेसिकली बायल के द्वारा दिया गया था। लेकिन एलिमेंट का यानी तत्व का विश्लेषण यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन किसने किया था, तो लेवोजियर ने किया था। ठीक है, लेवोजियर ने किया था। इसी को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, आप अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो आपको चार्ल्स यहाँ दिख रहा होगा, और चार्ल्स का लॉ जो है बड़ा ही फेमस है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या हो, अगर प्रेशर यानी दाब जो है अगर वो नियत हो, कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो समानुपातिक होगा टेम्परेचर के। फिर से सुनिए मैं क्या कहता हूँ। चार्ल्स लॉ कहता है अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, समानुपातिक होगा। ये होगा कब, ये प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, जब दाब कांस्टेंट होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सूर्य में भाई साहब सबसे सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सन का जो कोर जो है, इसमें होता क्या है दोस्तों, कि चार हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो नाभिकीय संलयन ही है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाता है तो कुछ एनर्जी जो है वो कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, है ना। ये जो थ्योरी है ये E=mc² से आया है दोस्तों, कि जब कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एनर्जी में हो जाती है। ठीक है, कुछ मास कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, और वही एनर्जी हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो लाइट और हीट एनर्जी में हमें देखने को मिलता है। तो सन में जो एनर्जी का सोर्स है, यानी ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, और सर्वाधिक मात्रा में जो उपलब्ध तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है सूर्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ब्रह्मांड कह रहे हैं, यूनिवर्स में कौन सा तत्व सर्वाधिक है, तो यूनिवर्स में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। अगर कहे कि वातावरण में कौन है, एटमॉस्फेयर में कौन है, तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, सिलिकॉन दोस्तों एक मेटलवाइट्स है। सिलिकॉन क्या है, एक मेटलवाइट्स है। मेटलवाइट्स मतलब ये होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण मौजूद हो, उसको मेटलवाइट्स कहते हैं। इसी को सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों इसका यूज आज के समय में बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग सिलिकॉन एरा में रह रहे हैं। जैसे आयरन एज होता है, कॉपर एज होता है, ब्रॉन्ज एज हुआ था, है ना, स्टोन एज हुआ था। उसी तरीके से अभी का जो वक्त चल रहा है, अभी का जो पीरियड चल रहा है दोस्तों, वो सिलिकॉन एज चल रहा है। ठीक है, सिलिकॉन एज चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बन रहे हैं, फ़ोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, उसमें सिलिकॉन वायर का प्रयोग किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि सेमीकंडक्टर की एक भयानक प्रॉपर्टी होती है, जो कि खतरनाक प्रॉपर्टी है भाई साहब, वो आपको याद करना है। सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है क्या,
कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कंडक्टर की बात करें, पहले इसको कंडक्टर की समझें। कंडक्टर मतलब वो हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक हो, है ना, जिसके अंदर से विद्युत की प्रवाह आसानी से हो पाए, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में क्या है कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो ये कंडक्टर के अंदर का जो प्रतिरोध है यानी रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा दोस्तों, तो रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर में रेसिस्टेंस उसका बढ़ेगा और फ्लो ऑफ करंट को मतलब विद्युत की धारा की प्रवाह को रोकेगा, तो उसकी रोकेगा। और वो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि कंडक्टर जो है टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेसिस्टेंस बढ़ा और करंट को फ्लो करने में दिक्कत होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट की फ्लो को अवरोध मिलेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर की एक खासियत क्या है कि अगर सेमीकंडक्टर में अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर की अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो घटता है, और जैसे ही रेसिस्टेंस घटेगा फ्लो ऑफ करंट मैक्सिमम होगा और आपका एक अच्छे तरीके से सर्किट बना पाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट फास्ट होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, नितिन गडकरी भी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ईंधन बेसिकली काम कैसे करता है देखते हैं। ईंधन का काम है कंबसन करना, ईंधन का काम क्या है, फ्यूल का काम है दोस्तों कंबसन करना। ठीक है, फ्यूल का काम क्या है, कंबसन करना। कंबसन मतलब होता है जलना, बेसिकली जलना, है ना। आप अगर गौर से देखेंगे तो जलना जो है यानी कंबसन, यानी कोई चीज़ जलेगा कब, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आएगा तभी कोई चीज़ जल सकता है। अगर आप हाइड्रोजन को आप फ्यूचर फ्यूल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जब जलेगा, मतलब हाइड्रोजन जब जलेगा तो किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा उसको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। यानी हाइड्रोजन जला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट यानी एंड प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जो कि वाटर है। और आपको पता है कि जब H2O एंड प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो ये पोल्यूटेंट नहीं है, मतलब ये पोल्यूशन नहीं फैलाएगा वातावरण में। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पेट्रोलियम जो यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन जो यूज करते हैं, उससे क्या होता है, उसको जब जलाते हैं दोस्तों तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। तो हम क्यों ना हाइड्रोजन को जलाएं जिसका प्रोडक्ट हमें H2O मिले, जो कि वातावरण के लिए भी क्या है, शुद्ध है, इससे कोई हमारे पोल्यूशन का होने का प्रभाव नहीं रहेगा, हमारा वातावरण भी क्या रहेगा, स्वच्छ और शुद्ध बना रहेगा। इसीलिए इसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक घटक है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक घटक है। बेसिकली कह रहा है कि एसिड का जो है, एसिड का मेन फैक्टर कौन है, मेन घटक कौन है। तो एसिड बेसिकली होता क्या है दोस्तों, एसिड वो होता है जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है। एक्वस मतलब जब से पानी में मिलाया जाता है। एसिड का मतलब हुआ कि जब ऐसा कंपाउंड ऐसा यौगिक जो पानी में मिलने पे H+ आयन रिलीज करे, यानी हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करे, उसको एसिड कहते हैं। जैसे क्या, अगर आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप एक्वस बनाएंगे, मतलब पानी में मिलाएंगे, तो बेसिकली होगा क्या, ये जो HCl में इन हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये पानी में मिलते ही ये हाइड्रोजन और क्लोरीन टूट जाएगा और ये H+ आयन और Cl आयन में टूट जाएगा। मतलब अगर ये H+ आयन दे दिया, इसका मतलब ये एसिड है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, जब मतलब पानी में जब ये मिलाया जाएगा तो इसमें भी H+ आयन देगा। जैसे HNO3 है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड है, ये भी पानी में जाएगा तो H+ आयन देगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसा कोई भी अम्ल जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ऐसा कोई भी अम्ल जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में जब मिलाया जाएगा तो वो H+ आयन देगा। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन देगा। तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन देगा तो कौन तत्व आ रहा है बेसिकली अम्ल में, तो हाइड्रोजन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, जब एसिड यानी एसिड दिया, क्या दिया, H+ आयन कब देगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, मतलब जब ये पानी में मिलाया जाएगा। ये H+ आयन जो है दोस्तों वो करता क्या है, वो जो पानी है H2O उससे कंबाइन कर जाता है और उससे कंबाइन करके ये बनाता है H3O+। इसको कहते हैं दोस्तों हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोनियम आयन।
इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो दो कंडीशन होगा, एसिड होने का दो शर्तें हैं, और दो शर्त आपको दिमाग में रखना, क्या कि या तो H+ आयन वो रिलीज कर दे तो भी एसिड कहलाएगा, या H+ आयन ऑप्शन में ना दे करके कह दे कि हाइड्रोनियम आयन अगर दे तो भी वो एसिड ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यही H+ आयन H2O से कंबाइन करके H3O+ बनाता है, जिसका ही नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए, कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ठीक है, परमाणु मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक समान होता है। क्या होता है आप जानते हैं, H1 होता है दोस्तों, हाइड्रोजन है ना, H1 मतलब एटॉमिक नंबर भी इसका एक और एटॉमिक मास भी इसका एक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हाइड्रोजन के बारे में दोस्तों देखेंगे कि मुख्यतः जो नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, मुख्यतः जो अधातु पाया जाता है दोस्तों, ये अधातु जो पाया जाता है दोस्तों, ये क्या होता है, अधातु उसको कहते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, इसको हम लोग कहते हैं अधातु। जिसके बाह्य कक्षा में क्या हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, क्या इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं अधातु। जैसे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो तोड़ेंगे आप, क्या तोड़ेंगे, 2, 8 और 7। तो ये वाला जो ऑर्बिट है, इसको बाह्य इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और वो वैलेंस ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 या 7 हो तो उस तरह का तत्व को नॉन मेटल यानी अधातु कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है दोस्तों, हाइड्रोजन को एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, बाह्य इलेक्ट्रॉन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्ष में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तब भी ये नॉन मेटल है दोस्तों। क्या है, तब भी एक अधातु है, ये तब भी अधातु है। जबकि 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन हो बाह्य कक्षा में तो वो मेटल होता है, धातु होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल है। तो याद रखिएगा, और ये बहुत हल्का भी है, बहुत हल्का गैस है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि आपको एक उपनाम दिया गया है इसको कि पूरे पीरियोडिक यानी आवर्त सारणी का, पूरे पीरियोडिक टेबल का इसे आवारा एलिमेंट कहा गया। आवारा, लुच्चा, लफंगा, 420, फरेब, मक्कार, जो कहना चाहें सब कहते हैं इसको, हाइड्रोजन को सब कहते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन की 2 समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों ना आइसोटोप कहते हैं, कितनी है, इसके 3 है दोस्तों। कितने हैं इसके, 3 है। कौन कौन है, तो प्रोटियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। ठीक है, 3 तरह के आइसोटोप बनाता है वो। ठीक है, H1, H12 और H13। मतलब हुआ क्या कि समस्थानिक का मतलब, आइसोटोप का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कार्बन का भी आप देखे होंगे, कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव होता है, आइसोटोप होता है, एटॉमिक नंबर तो वही रहता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो वही रहता है लेकिन परमाणु भार जो है वो बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, अब देखिए अगला ही सवाल उसी से रिलेटेड आ गया है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अभी मैंने बताया प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है ना। तो इसका मतलब ये ओजोन नहीं होगा, और करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन का O3 कहलाता है, ऑक्सीजन का O3 ओजोन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का O3 ओजोन कहलाता है। और ये जो ड्यूटेरियम आपको दिख रहा है दोस्तों, ये भारी जल बनाने में मदद करता है, भारी जल जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलन का काम करता है, शीतलन कूलिंग के लिए काम आता है, ठीक है, भारी जल। इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बेसिकली है ये हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन का, क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है इसीलिए इसको D2O लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अभी बताया कौन कौन है, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो इट्रियम नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि ट्रिटियम किसका समस्थानिक है। अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। कौन कौन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, PDT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल, तनु मतलब होता है डाइल्यूटेड अम्ल, ठीक है, नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। फिर से एक सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है कि कौन से धातु के नमक, धातु के नमक मतलब क्या हुआ, जैसे अल्मीनियम का नमक, कॉपर का नमक, आयरन का नमक और जिंक का नमक। ठीक है, ऐसा कौन सा ये धातु है, इसका कौन सी धातु का नमक जो है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। सवाल समझ में आया? जैसे अपन बात करते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सोडियम एक धातु है, सोडियम का साल्ट है। जैसे मैंने कहा कि Na2SO4 ये भी सोडियम का साल्ट है दोस्तों, है ना। जैसे मैंने कहा कि CuSO4, ऐसे समझे, ऐसे कहा कि मैंने CaCO3, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम का सॉल्ट है ना, ये एक मेटल है और उसका सॉल्ट है। सवाल वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल है जिनका नमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, वो हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं कि दोस्तों मेटल जो है ना उसका एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है। मेटल का क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसको देखते हैं। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जैसे क्या आप रखेंगे, उसको मैं एक ट्रिक से समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, Ag, Au और Pt, है ना, ये एक ही आएगा। इसके बाद लिखा गया दोस्तों ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, लेड इसको प्लम्बम भी कहते हैं, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये एक सीरीज है मेटल का, ठीक है। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब जो सबसे ऊपर है ये मोस्ट रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर है ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। और जो सबसे नीचे है दोस्तों वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें। देखिए इसको करते हैं याद कैसे। के से रखिए केदार, Na से नाथ, Ca से का, मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg से माली, Al से आलू, Zn से जरा, Fe से फीके, Pb से पकाता, H से है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद फिर क्या रखेंगे? है के बाद यानी हाइड्रोजन, है यानी है मतलब Hg, कोट है, कोट है आपका AAP आपका, ठीक है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जो हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है, जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है दोस्तों, या ऐसे आप समझें, जैसे कि मैंने कहा कि पोटेशियम, सोडियम यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर है कोट है आप का, ठीक है। यानी लेड से नीचे जितना भी तत्व है, यानी Pb के बाद यानी Pb, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जितने भी है दोस्तों, ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है। ये पानी से रिएक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा। ये पानी से रिएक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा। ये पानी से रिएक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात क्या, देखिए पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। ये इतने रिएक्टिव है दोस्तों, और इसका रिएक्शन जो होता है पानी के साथ बहुत ही वायलेंट होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। पोटेशियम और सोडियम क्या होता है? ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम भी ठंडा पानी से रिएक्ट करता है, लेकिन उतना वायलेंट, उतना खतरनाक एक्सोथर्मिक, उतना हीट प्रोड्यूस नहीं करता है जितना पोटेशियम और सोडियम करता है। और ये जो अल्मुनियम, जिंक और आयरन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अल्मुनियम, जिंक और आयरन ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है दोस्तों। सॉरी, स्टीम से, वाष्प से रिएक्ट करता है, वाष्प से। इससे रिएक्ट करता है वाष्प से। ये ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, और ये तीनों है ना, ये वाष्प से, स्टीम से रिएक्ट करता है। और ये जो मैग्नीशियम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि दोस्तों गर्म पानी से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? ये गर्म पानी से। तो हम 3 चीज़ सीखे, क्या कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन जो होता है ठंडे पानी के साथ बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अल्मुनियम, जिंक और आयरन जो है ये वाष्प यानी स्टीम से रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम जो है ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है। अब अगर सवाल को देखिए तो आपको सवाल से ये पता चलेगा दोस्तों, क्या पता चलेगा कि कॉपर जो है ना दोस्तों, ये कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, आयरन है, अल्मुनियम है।
लेकिन कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि X का रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl में। X मान लीजिए कुछ कंपाउंड है, X मान लीजिए कंपाउंड है, जैसे सपोज कर लीजिए कॉपर ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी कॉपर को हमने रिएक्ट कराया HCl से। एक बात बताइए, ये जो रिएक्शन होगा इसको क्या करना पड़ेगा? आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो कॉपर जो है दोस्तों ये हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है यानी बॉन्ड है, इसको कॉपर तोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें अल्युमिनियम को अगर रिएक्शन कराएं HCl से, अल्युमिनियम को रिएक्शन कराएं HCl से, तो होगा क्या दोस्तों? क्योंकि अल्युमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, दोस्ती है, ये दोस्ती को तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? अल्युमिनियम। तो कैसे तोड़ेगा? इसको सेपरेट कर देगा। ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, इसको सेपरेट कर देगा। और अल्युमिनियम जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा दोस्तों? AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड। और बच क्या गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो अलग हो गया, अल्युमिनियम के साथ कंबाइन कर गया, ये बचा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर गया। तो हम क्या समझे यहाँ से? हम ये समझे कि भाई साहब हाइड्रोजन गैस रिलीज तभी होगा जब ऐसा मेटल का नमक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, तभी हाइड्रोजन गैस वो रिलीज कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर रिलीज नहीं करेगा। नमक क्या है देखिए, है ना, नमक क्या है? कॉपर का, यानी कॉपर का नमक यानी मेटल का नमक, ठीक है। जैसे NaCl क्या है? NaCl क्या है? सोडियम का नमक। उसी तरीके से समझ में आया चीज़ें। आप याद रखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव। इसीलिए ऑर्नामेंट में, ज्वेलरी वगैरह में आप देखते होंगे कि आपको यही 3 चीज़ें देखने को मिलता होगा, है ना। 3 चीज़ें मिलता होगा, क्योंकि ये रिएक्ट करता ही नहीं है ना, रिएक्ट ही नहीं करता। तो रिएक्ट नहीं करेगा तो ये अपने ऊपर जो है कोई ऑक्साइड का, कोई सल्फाइड का लेयर नहीं बनाता, और ये हमेशा चमकदार रहता है, चमकीला रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। आगे हमारा सवाल है कि जब रक्त तप्त लोहे मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड आयरन के ऊपर भाप यानी स्टीम गुजारी जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन नंबर बी को आप देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते रहता है एग्जाम में। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो आप याद रखेंगे CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO प्लस N2 को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखिएगा, CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होगा। मैंने बताया दोस्तों, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, और आपको हाइड्रोजन को रिएक्शन कराना है तो क्या आपको मिलेगा? H2O मिलेगा। H2O मिलेगा तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। कह रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे सवाल कहते हैं खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा पैलेडियम का कोलाइडी विलियम। बेसिकली क्या होता है ये कोलाइडी विलियम? क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ होता है, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? सोल्यूट और सोलवेंट का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर का 3 प्रकार होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। यानी मिश्रण जो है, मिश्रण के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, मिश्रण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कोलाइडल जो है ना दोस्तों, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल इसमें सॉल्यूशन में अच्छे से मिलता नहीं है, सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। इसीलिए कोलाइडल जो है ना दोस्तों, ये जो कोलाइडल जो है ना, ये कोलाइडल सबसे ज़्यादा टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट शो करता है सबसे ज़्यादा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, यानी लाइट का जो डायरेक्शन है दोस्तों, उसको चेंज कर देता है कोलाइडल की पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इसके जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए लाइट जब इससे गुजारी जाती है, प्रकाश को जब इससे गुजारा जाता है, तो प्रकाश का जो पाथ है, यानी प्रकाश का जो पार्टिकल्स है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्योंकि आप
जानते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट जो है दोस्तों वो क्या है, डुअल नेचर होता है। लाइट अपने आप में एक पार्टिकल भी है और लाइट अपने आप में एक वेव भी है, क्योंकि लाइट का कुछ नेचर पार्टिकल को दर्शाता है और लाइट का कुछ नेचर वेव को भी दर्शाता है। जैसे डिस्पर्सन वगैरह वेव है ना, डिस्पर्सन वगैरह जैसे रिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल को दर्शाता है, इसको डुअल नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये आप भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बहरहाल इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, क्या कहलाती है, अधिधारित हाइड्रोजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है जल एक उत्कृष्ट विलायक है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब ज़्यादातर चीज़ों को क्या करता है दोस्तों, ये अपने आप में मिला लेता है। सॉल्वेंट का मतलब होगा कि जिसमें मिलाया जाता है। ऐसे मैंने कहा क्या, सपोज कर लीजिए कि ये पानी से भरा हुआ एक गिलास है, पानी से ये भरा हुआ गिलास है। इस पर मैंने क्या किया कि एक स्पून जो है चीनी डाल दिया। ये चीनी है और ये क्या है, पानी है। ये क्या है, चीनी है और ये पानी है। ठीक है, ये चीनी है और ये पानी है। तो बेसिकली होगा क्या कि चीनी जो है ये पानी में मिल जाएगा, चीनी जो है पानी में घुल जाएगा। तो जो घुला रहे हैं, मतलब जो हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसके अंदर डाल रहे हैं भाई साहब यानी सोल्यूट को, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है और उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, घुलनशील बना लेता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट उत्कृष्ट विलायक का जो इसको खिताब मिला है, उसकी एक खास प्रॉपर्टी की वजह से मिला है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी H2O में बेसिकली आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। और ये हाइड्रोजन बंध की खासियत क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत क्या है कि बहुत ही पोलराइज्ड होता है। अब पोलराइज्ड क्या होता है डिटेल में बताने के लिए वक्त बहुत लगेगा दोस्तों, है ना। आप ये समझिए कि ये किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को उसकी जो पार्टिकल्स है उसको ये आसानी से सेपरेट कर सकता है। उसी को आप ध्रुवीयकरण कह सकते हैं, है ना। ध्रुवीय होता है, पोलराइज्ड होता है ना। यानी पोलराइजेशन की वजह से ये उत्कृष्ट विलायक का एक उदाहरण है। तो आप इसका सही उत्तर लगाइएगा, अत्यधिक ध्रुवीय है। अत्यधिक क्या है, ध्रुवीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। अब देखिए, जिस फॉर्म में वाटर पाया जाता है, जिस फॉर्म में जल पाया जाता है दोस्तों, उसी के अनुपात में इसका आयतन का अनुपात भी होता है। कहने का मतलब मेरा है कि आपको अगर जल का फॉर्मूला लिखना है तो क्या कहेंगे आप, H2O। इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1। तो बेसिकली आपको अगर पूछे कि ये H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात कितना है, तो कहेंगे आप 2:1। तो जो अणु का अनुपात होगा वही इसका आयतन का भी अनुपात होगा। अ से अणु और अ से आयतन आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो H2O में भार देखिए, H2O में भार देखिएगा तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, 2 एटम्स हैं तो 2 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है, इसका भार कितना हो गया, 16। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 8। यानी 1:8 के अनुपात में है, 1:8 के रेशियो में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। कह रहा है कि शुद्ध जल क्या होता है दोस्तों, है ना। शुद्ध जल क्या होता है, ऑप्शन है आपका अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली आप देखिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन ये होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पीएच स्केल होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल को खोज किसने किया था दोस्तों, सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल में रीडिंग होता है दोस्तों 1 से लेकर के, ये मान लीजिए स्केल है मेरा, इसमें क्या होता है 1, 2, 3, 4 और बढ़ते जाता है यहाँ तक 7 तक, है ना। और उसके बाद फिर बढ़ते कहाँ तक जाएगा, टोटल 14 तक, यानी 14 तक, यहाँ तक रीडिंग होता है। ये जो है ना, ये 7 अगर किसी कंपाउंड यौगिक का पीएच मान अगर 7 हो तो वो उदासीन कहलाता है, मतलब न्यूट्रल कहलाता है। अब 7 से अगर इधर हो तो अम्लीय कहलाता है, और 7 से इधर हो तो वो क्षारीय कहलाता है। जितना इधर होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना खतरनाक अम्ल होगा। मतलब
स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, और जितना इधर होगा उतना ही खतरनाक बेस होगा, क्षार होगा। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, क्योंकि इसका pH मान 14 होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो शुद्ध जल जो होता है दोस्तों, वो शुद्ध जल उदासीन होता है, क्योंकि उसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन भी वही है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, 7 होगा। अगर किसी का pH मान 9 हो तो भी वो क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, क्षारीय बेसिक होगा। किसी का pH मान अगर 2 हो तो एसिडिक कहलाएगा, और किसी का pH मान अगर 14 हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। आपका ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 केल्विन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ किस तापमान पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जल का तापमान, जल का घनत्व जो है, घनत्व मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, मास बटे वॉल्यूम। अगर अपन बात करें कि घनत्व ज़्यादा कब होगा, तो घनत्व 2 तरीके से ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी का आप मास को बढ़ा दें तो घनत्व ज़्यादा होगा, या किसी का वॉल्यूम को आप घटा दें, आयतन को घटाएं तो क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा करने का 2 तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। घनत्व को ज़्यादा करने का, घनत्व को इंक्रीज करने का, घनत्व को बढ़ाने का 2 तरीका है। या तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, वॉल्यूम को जैसा है वैसा रखिए और मास को बढ़ाते जाइए। जब मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसका डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ेगा। या इसको बढ़ाने का एक और तरीका क्या है दोस्तों, कि मास को आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, और वॉल्यूम को घटाते जाइए, तो वॉल्यूम जब घटेगा और मास उतना ही रहेगा, तो आप फील कर रहे होंगे कि मास उतना ही है लेकिन वॉल्यूम घटने मतलब जगह कम हो रहा है। तो जगह कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। तो पानी के केस में क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान पे पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों, वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपको कन्वर्जन आता है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हर एक सवाल इससे बनेगा। फॉर्मूला क्या है, C/5 = F - 32/9। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कन्वर्जन में आपको काम देगा। और तापमान का जो SI यूनिट होता है दोस्तों, ना सेंटीग्रेड होता है ना फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है, सवाल है अगला कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी बढ़ता है और फिर घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आप जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर में मेरा पानी रखा हुआ है। ठीक है, समझे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। साइंस को दोस्तों आप रट के चीज़ों को बहुत दिनों तक सही सवाल नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मान लीजिए पानी है और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, तो पानी के अंदर के जो एटम्स हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम बी स्क्वायर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि आप टेम्परेचर के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं और लिक्विड का पार्टिकल जो है आपस में टकराए से कोलिजन होगा, कोलाइड करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब ये मोशन करना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल यहाँ था वो आप बॉयल होते पानी का लेवल यहाँ आ गया। जो पहले पानी का लेवल यहाँ तक था, अब ये पानी का लेवल यहाँ तक आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, पानी में एटम्स की अमाउंट तो उतना ही था, लेकिन पानी में वॉल्यूम आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। पानी का जो है वो मिनी कंटेनर जो है, जो पहले वॉल्यूम था पानी का इतना था, अब इतना हो गया। और जब ये वाष्प बन जाएगा ना दोस्तों, तो ये और बढ़ जाएगा और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या देखेंगे, इसका जो डेंसिटी, इसका जो वॉल्यूम है पानी का, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब डेंसिटी में आप देखेंगे गौर से, तो मास बटे वॉल्यूम, जब हमारा वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंश है और ये हर है, और कोई फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़े तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है उसकी वैल्यू। तो इसीलिए जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होता है, घटता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी खासियत है कि पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड,
कि हाइड्रोजन सल्फाइड, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड पहले याद कीजिए, ये H2S है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H2S है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, HCl है। दोस्तों H2S भी एक एसिड है, यानी अम्ल है, और HCl भी क्या है, एसिड है ना। और दोनों में आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप देख रहे हैं, दोनों पानी में जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा, पानी में जाएगा तो ये भी H+ आयन देगा और ये भी H+ आयन देगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि HCl में कौन सा बॉन्ड है, तो बॉन्ड बेसिकली कितने तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, या चौथा एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 है। CH4 में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कभी हम लोग अलग डिस्कस करेंगे जब ये बॉन्ड यानी बंद चैप्टर को हम लोग काम कर रहे होंगे। आप अभी ये समझें कि H2O में, HCl में, H2SO4 में, HNO3 में, H3PO3 में, H3PO4 में, ठीक है, और जितने भी एसिड लेने H2S में, सभी में दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन अबंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, फालतू है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो आपका कितने प्रतिशत, 71% पे है ना जल है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि जल में नमक मिलाने में पानी में क्वथनांक और हिमांक क्या होगा। देखिए क्वथनांक और हिमांक जब नमक मिलाते हैं, देखिए क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक क्या होगा, घटेगा। जल में जब नमक में आप पानी मिलाते हैं तो नमक में जब पानी में जब आप नमक मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और हिमांक क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट। इसका रीजन फिर कभी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। पानी में नमक मिलाएं तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और हिमांक क्या होगा, घटेगा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप अंडा को बॉयल करने जाते हैं दोस्तों, जब आप अंडा को बॉयल करने जाते हैं तो उसमें नमक मिलाया जाता है ताकि वो अंडा फटे नहीं, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हिमांक जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रोसेस से अंडा फटता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। जल के अंदर में जो कीटाणु है, वायरस, बैक्टीरिया है, उसका जो समाप्त किया जाता है, उसको रिमूव, इरेडिकेट किया जाता है किस प्रोसेस से, किस मेटल या किस केमिकल्स मिला करके। तो बेसिकली क्लोरीन द्वारा मिलाया जाता है। लेकिन क्लोरीन डायरेक्ट मिलाएंगे ये नहीं होता। क्लोरीन का एक कंपाउंड है, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है उसका, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद रखिएगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं KMnO4। ये भी दोस्तों प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। लेकिन क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट महंगा है और रेयर है, ये हम हर जगह नहीं मिल सकता, तो ज़्यादातर यूज किसका होता है, क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन में भी कौन से कंपाउंड का, तो ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। सोडियम सल्फेट है ना, Na2SO4 साल्ट है दोस्तों, सॉल्ट है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, NaCl सोडियम कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट है ना। रॉक साल्ट भी इसको कहा जाता है दोस्तों, रॉक साल्ट भी कहा जाता है उसको, ठीक है, NaCl। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है, तो स्वादिष्ट थोड़ी बनाएगा, दुर्गंध मुक्त बनाता नहीं है, कीटाणु रहित बना देता है, क्योंकि ये महंगा होता है और रेयर भी मिलता है, हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता, तो ज़्यादा यूज ब्लीचिंग पाउडर का होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। आप ही बताइए कि कोई पदार्थ, कोई मेटल, कोई सब्सटेंस, कोई नॉन मेटल, कोई सेमीकंडक्टर, कुछ भी, कोई पदार्थ विद्युत का चालक कब होगा, जब वो उस पदार्थ के अंदर, मान लीजिए ये पदार्थ है, कोई एक रॉड ले लेते हैं, इस रॉड में बहुत सारे एटम्स होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करेगा, जब इसके एटम्स के जो ऊपरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो, और इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर सके, मतलब अपने आप को आयोनाइज कर सके। देखिए सिंपल सी बात बता देते हैं आपको कि जो सब्सटेंस खुद को आयोनाइज कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयोनाइज का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को चार्ज पार्टिकल बना ले, जिसके ऊपर आयन मतलब चार्ज पार्टिकल आ जाए, जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, ठीक है।
जो सब्सटेंस अपने आप को आयोनाइज कर सकता है, मतलब जो जिसमें आयोनाइजेशन हो सकता है, मतलब खुद उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल आ सकता है, अपने आप को चार्ज में कन्वर्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्योंकि चार्ज का फ्लो को, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो एक बात बताइए आप कि रबर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। शुद्ध जल भी नहीं करता है, बेंजीन भी नहीं करता है। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, C6H6 होता है। हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन का 6 एटम्स और हाइड्रोजन का 6 एटम्स होता है, ठीक है। C6H6 है, ठीक है। अब दोस्तों बेंजीन है, तो लवण को देखिए, लवण जल में जैसे ही आप लवण जल मिलाएंगे दोस्तों, तो उसके अंदर से मान लीजिए कि आपने क्या करा कि आप पानी में H2O में आपने NaCl मिला दिया, पानी में NaCl मिला दिया। अब होगा क्या कि NaCl एक लवण है, पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलने के बाद ये दो भाग में बंट जाएगा। एक बनेगा Na+, ये कैटायन हुआ सोडियम का, ये Cl-, ये एनायन हुआ क्लोरीन का, ये धनात्मक बनेगा और ये ऋणात्मक। ये धनात्मक और ऋणात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? जो पहले NaCl में सोडियम एक एटम था, क्लोरीन एक एटम था, ये टूटने के बाद, बिखरने के बाद Na+ मतलब आयन में चेंज हो गया, ये अपने ऊपर चार्ज ले लिया। देख रहे हैं, प्लस चार्ज, प्लस और माइनस क्या होता है? चार्ज। ये चार्ज बन गया। जब ये चार्ज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा पानी और नमक का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है दोस्तों कि समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर A आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब कह रहा है कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वर्षा के लवण से ऐसा क्यों होता है? समुद्र का जल वर्षा क्यों? ऐसे देखिए क्या होता है कि समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती है, समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। जब आप देखेंगे कि नदियाँ जो है वो एक प्लेन से होकर गुजरती है, प्लेन से मतलब एक समतल ज़मीन से, तो नदियाँ जब गुजर रही होती है तो अपने साथ बहुत कचरे, दाद, है ना, कचरे जो हैं, दलदल जो है, और बहुत सारे पहाड़ों से होकर गुजरती है, तो अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट लेकर के वो जा रही होती है ना। जितने भी कचरे हैं वो सभी क्या है? सॉल्ट के फॉर्म में है, नमकीन है दोस्तों। वो जब गुजर रही होती है और सभी झांक देती है कहाँ पे? समंदर में। तो समंदर का जो पानी है वो खारा हो जाता है। नदियाँ अपने साथ लवण बहा कर लाती है और जाकर के समंदर में मिलती है दोस्तों, हाँ। जिस वजह से जिस तरह से समुद्र की जो पानी है वो अत्यधिक खारा होता है ना, जल की तुलना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है परमानेंट हार्डनेस, एक होता है टेम्प्रोरी हार्डनेस, ठीक है दोस्तों। एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल में जो अस्थायी कठोरता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मतलब किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण जल में अस्थायी फोकस कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता पाई जाती है। लेकिन अगर पूछे कि जल में अस्थायी कठोरता, जो हमारा अगला सवाल भी है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि जल में अस्थायी कठोरता, अस्थायी होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, अस्थायी होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर कहेगा कि अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है दोस्तों, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। आपको दो ही चीज़ याद रखना, फिर से समझिए क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अस्थायी, क्या कह रहा हूँ? अस्थायी, नौटंकी कर रहा है दोस्तों ये। देखिए, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है, दो तरह की कठोरता। अस्थायी कठोरता में आपको लगाना है बाइकार्बोनेट। क्या लगाना है आपको? बाइकार्बोनेट। और अस्थायी कठोरता में लगाना है आपको सल्फेट। और मेटल दोनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, यहाँ भी कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। मतलब अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है दोस्तों, कि केतली में, कहता है कि केतली में पानी को उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक
लेयर जम जाती है ना, एक परत जम जाती है, किसकी वजह से? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मैंने बताया है D2O है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना। भारी जल क्या कार्य करती है? तो न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करती है, यानी कम करती है, न्यूट्रॉन की गति को कम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है? भारी जल क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप का एक युक्त जल है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पूछा भारी जल यानी गुरु जल इसको कहा जाता है, क्या है? D2O है ना, D2O। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कह रहा है भारी जल का अनुभार कितना होगा? 20 होगा भाई दोस्तों, क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना, तो भारी जल क्या है ना, D2O है ना, D2O है, तो इसका यानी हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और इसका ये जो होगा 16 मास, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होगा? भारी पानी हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि भारी जल एक प्रकार का है, क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों को ब्लीचिंग कीजिएगा, भारी जल आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, भारी जल नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों H2O2। फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कभी कभी देखते होंगे दोस्तों, कान वगैरह अगर वैक्स जमा हो जाता है ना, कान में गंदगी जमा हो जाता है ना, तो अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान के अंदर दें तो कान का गंदगी जो है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन बिना डॉक्टर का सलाह के आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कान में ना करें। ठीक है, आगे देखें क्या कहता है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। कौन सा काम आता है दोस्तों? ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, याद रखिएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। कह रहा है कि कार्बन एक है। कार्बन क्या है दोस्तों? ऐसा कोई दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है जो कार्बन के बिना हो। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या होता है? 6 होता है, 12 होता है। हालांकि कार्बन का अलग अलग आइसोटॉप समस्थानिक भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कार्बन के अगला सवाल कहते हैं सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है दोस्तों? कार्बन है, हर चीज़ कार्बन से बना हुआ है। कह रहा है कार्बन में परमाणु होते हैं। तो कार्बन में क्या क्या होते हैं देखिए, कार्बन में 6 और 12। 6 का मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हो गया कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 12 होता है ना दोस्तों, आप जानते हैं कि ये P+N से होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटॉमिक मास होता है। तो 12 इसमें ऑलरेडी प्रोटॉन कितना है? 6, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। तो समझ में आया कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब क्या है? 6 है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब मारिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? आपको मैं बताऊं दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ अगर सबसे ज़्यादा कोई तत्व मिलके कंपाउंड यानी यौगिक बनाया है तो उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन एक अलग से चैप्टर ही है, हाइड्रोकार्बन जिसमें चैप्टर ही है। और हाइड्रोकार्बन में पता नहीं कितने यौगिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। क्यों? और हाइड्रोकार्बन के साथ जानते हैं, हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अब बताइए दोस्तों, कितना दोस्ती है दोनों में, मोहब्बत है भाई साहब, भयानक, है ना। तो अब हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक कौन बनाता है भैया? कार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर। अगर हाइड्रोकार्बन की थोड़ा सा बात करें ना दोस्तों, हाइड्रोकार्बन की बात करें ना, तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है भाई। हाइड्रोकार्बन होता है 2 तरह का। हाइड्रोकार्बन एक होते हैं सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोस्तों सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं उसको? अल्केन। और अनसेचुरेटेड 2 तरह का होता है, एक डबल बॉन्ड वाला होता है दोस्तों, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। डबल बॉन्ड को कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कहते हैं अल्काइन। फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा? अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2। n है नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, n क्या है? आप जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन लगाते जाइए। नेचुरल नंबर है भाई साहब, 1 से शुरू होगा, इन्फाइनाइट तक जाइए, बनाते जाइए। जैसे क्या, n की संख्या 1 रखिएगा तो C1 और H की जगह 2n यानी 2+2 क्या हो जाएगा? यानी C1H4, यानी यही मीथेन बन गया। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं दोस्तों, है ना। नेचुरल गैस भी है, मार्स गैस भी कहते हैं। अब अल्केन हो गया। अब दूसरा आता है अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है दोस्तों। अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता था, अल्कीन में डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, अब एक होता है अल्काइन। अल्काइन में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n-2।
सभी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि वह एक रासायनिक तत्व कि विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप, मतलब रासायनिक तत्व एक ही है और उसका रूप अलग अलग है, तो अपरूप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं उसको। जैसे कार्बन में आप देख लीजिए, डायमंड एकदम हीरा चमकोला और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के क्या हैं? अपरूप है। मतलब डायमंड भी जो है कार्बन से ही बना है और ग्रेफाइट भी जो है कार्बन से ही बना है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये करता है। ये दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है। कितना हार्डेस्ट मटेरियल है भाई साहब डायमंड। और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है ना, सॉफ्ट होता है, ये हार्डनेस नहीं होता है। दूसरी बात क्या कि अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है डायमंड का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता। ये कितना चमकीला होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो करिया धुधुर दिखता है दोस्तों ग्रेफाइट, है ना, तो बहुत, लेकिन बना है दोनों कार्बन से ही। इसको अपरूप एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, अपरूप कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों। आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्या है आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्या कहता है? वह गुण, भाई साहब प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं, इसको एलोट्रोपी कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे के सवाल फिर कभी करेंगे दोस्तों, फिर कभी करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा, आप लोग देखेंगे नहीं पूरा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, 100% कह रहा हूँ, यकीन मानिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, है ना, रेलवे हो। रेलवे के लिए तो भाई साहब ये रामबाण है, आप रट जाइए, आपको पसंद आ रहा है, आप समझिए चीज़ों को। ऐसे ही वीडियो हम डेली लाते रहेंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर कीजिए, और आपकी जो भी अभिक्रिया है, जो भी आपकी जो रिएक्शन आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो हमें सुझाव देना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें बताइए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।